हेलो दोस्तों, मैं विनय अपने इस यूट्यूब चैनल सीएमसी मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ना, यह सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है दोस्त, आप हमारे देश के फ्यूचर हो। आपका ठीक होना ही हमारे देश को ठीक करता है। तो आइए दोस्त, आपकी निरंतरता को आगे बनाए रखने के लिए हम उस कड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, जिसे हम कल के लेक्चर में छोड़े थे। हाँ, आपसे हमारी पुरानी रिक्वेस्ट फिर से होगी कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप हमारे इन लेक्चर को देख लो, ताकि इनसे और आज के लेक्चर से आप कोरिलेट कर पाओगे और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। हाँ मित्र, आज मेनली रूप से हम बात करने वाले हैं ना कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या योगदान था, या ऐसे कहें ना तो हम बात करने वाले हैं कि दक्षिणी इटली का विलय सार्डिनिया पीडमोंट में कैसे हुआ, या दक्षिणी इटली को एक करने में गैरीबाल्डी अपनी भूमिका कैसे निभाया। ऐसे कहें तो पूरा लेक्चर मेरा गैरीबाल्डी के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। जैसा कि मित्र आप थंबनेल से भी परिचित हो चुके हो, ऐसे कहें तो टाइटल से आप परिचित हो चुके हो। हाँ, आज मैं इस बोर्ड पर कुछ मेंशन नहीं किया हूँ, ताकि मैं यह चाहता हूँ ना कि आप इस गैरीबाल्डी की हिस्ट्री को समझ लो और उसके बाद आप अपनी बुक में पढ़ो। और मित्र, जैसे ही यह चैप्टर या ऐसे कहें तो लेक्चर समाप्त होगा ना, हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए मित्र, थोड़ा सा हम अपने पुराने लेक्चर पर रिव्यू करना चाहेंगे, ताकि आज के लेक्चर से हम उसे लिंक कर पाएँ। मित्र, मैं अपने पुराने लेक्चर में यह बताया था कि विक्टर एमेनुअल के प्रयास से काउंट काबूर जो है उत्तरी इटली और मध्य इटली में रोम को छोड़ दें और उत्तरी इटली में बनेसिया को छोड़ दें, तो संपूर्ण भाग को एक कर रहा होता है। लेकिन जब ये आपको क्या बोलते हैं, काउंट काबूर मध्य इटली और उत्तरी इटली को एक कर रहा होता है, उसी समय जो है दक्षिणी इटली में काउंट काबूर का भी उद्भव होता है। और आपके जानकारी के लिए मित्र मैं बताऊं कि काउंट काबूर दक्षिणी को एक करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो आइए बातचीत करते हैं हम गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी के बारे में मित्र मैं बताऊं, यह पेशे से एक नाविक रहता है, जो शुरू में मेजनी के विचारों का समर्थक रहता है, लेकिन काउंट काबूर के प्रभाव में आकर के जो है ना, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता बन जाता है। और आपके जानकारी के लिए मित्र बताऊं, जिस तरह से मेजनी छोटे छोटे संगठनों का निर्माण करता है इटली को एक करने के लिए, ठीक उसी तरह से या गैरीबाल्डी जो है अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की मदद से एक सैन्य संगठन का निर्माण करता है, जिसका उद्देश्य दक्षिणी इटली को एक करना या वहां गणतंत्र स्थापित करना होता है। और मित्र ऐसा करता भी है। जब वह अपना सेना का गठन कर लेता है, या ऐसे कहें तो अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की मदद से जब अपना वह सेना बना लेता है, तो इसी के बल पर, यानी अपने तलवार या कहें तो सेना के बल पर, दक्षिणी इटली के सिसिली और नेपल्स पर जो है आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद उसे अपने आप में मिला लेता है और वहाँ गणतंत्र स्थापित करता है। ऐसे शुरू में जो है काउंट काबूर का विचार जो है ना, गैरीबाल्डी के विचार से बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मित्र मैं पुराने लेक्चर में बतलाया था कि काउंट काबूर जो होता है बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति होता है, इसलिए वह दक्षिण में जो अभियान चल रहा होता है गैरीबाल्डी का, इसका बिल्कुल विरोध नहीं करता है। लेकिन जब गैरीबाल्डी दक्षिणी इटली के सिसिली और नेपल्स पर अपना आधिपत्य स्थापित कर करके वहाँ गणतंत्र स्थापित करता है, तो रुकता नहीं है। तुरंत वह मध्य इटली के रोम पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाता है। लेकिन जैसे ही मित्र मैं एक सन की चर्चा करूंगा, जैसा कि आपके बुक में मेंशन है, वह सन होता है 1862। जैसे ही वह रोम पर आक्रमण करता है, तब तक उसके विरुद्ध में या ऐसे कहें तो उसके अगेंस्ट में काउंट काबूर जो है अपनी सेना भेज देता है। लेकिन मित्र इसी समय जो है, ऐसे कहें तो 1862 में ही है, काउंट काबूर का मुलाकात जो है गैरीबाल्डी से होता है। और गैरीबाल्डी काउंट काबूर के विचार से इतना प्रभावित होता है कि अपना रोम वाला विजय, ऐसे कहें तो पोप विजय का अभियान जो है छोड़ देता है। और इतना ही नहीं छोड़ता, जो दक्षिण वाला पार्ट जीता हुआ रहता है सिसिली और नेपल्स,
उसे भी विक्टर एमेनुअल को सौंप देता है, और बिना किसी संधि का। और आप समझ सकते हैं मित्र, विक्टर एमेनुअल की तरफ से यह प्रस्ताव भी दिया जाता है गैरीबाल्डी को कि आप वहाँ का शासक बने, तो वह शासक नहीं बनता है और एक किसान की जीवन फिर से जीना स्टार्ट कर देता है। ऐसे कहें तो पूरी अपनी संपत्ति, जीती हुई संपत्ति जो है, यानी ऐसे कहें तो सिसिली और नेपल्स को जो है वह संपूर्ण राष्ट्र के नाम यानी इटली के नाम कर देता है, विक्टर एमेनुअल के नाम कर देता है, और बदले में कुछ नहीं लेता है और फिर सिंपल किसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो गैरीबाल्डी की इस त्याग और समर्पण की भावना को जो है ना, हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान खूब प्रचारित किया जाता है। और प्रचारित ही नहीं किया जाता है मित्र, आपको जान करके यह ताज्जुब होगा कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गैरीबाल्डी उपस्थित तो नहीं रहता है, मतलब उसका शरीर उपस्थित तो नहीं रहता है, लेकिन उसका विचार जीवित रहता है। और विचार ही नहीं मित्र, हमारे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता होते हैं जिनका नाम रहता है लाला लाजपत राय, यह गैरीबाल्डी से इतना प्रभावित होते हैं कि गैरीबाल्डी की जीवनी लिखते हैं, और कहीं ना कहीं गैरीबाल्डी से ही प्रेरित हमारे क्रांतिकारी भी हो रहे होते हैं। तो मित्र, मैं यह बताया कि गैरीबाल्डी जो दक्षिण में सिसिली और नेपल्स पर जो गणतंत्र स्थापित किया था, यानी वो जीते हुए प्रदेश को विक्टर एमेनुअल को दे देता है। इस प्रकार देखें ना, तो अब दक्षिणी इटली का भाग, इसमें परमा मेडोना टस्कनी भी, मध्य इटली का भाग में रोम को आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ करके ऊपर वाले पार्ट्स की मित्र मैं बात करूं ना, तो आप वेनेशिया को छोड़ दीजिए, तो सार्डिनिया पिडमोंट में ये सभी आकर के विलय हो जाते हैं, और सार्डिनिया पिडमोंट का नाम अब सार्डिनिया पिडमोंट ना होकर के इटली हो जाता है। लेकिन मित्र, एक दुखद घटना भी घटती है। वह दुखद घटना यह घटती है कि 1862 में ही काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कहें तो काउंट काबूर अपने जीवन काल में जो है संपूर्ण इटली को एक नहीं कर पाता है, और यह गैरीबाल्डी की भी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। गैरीबाल्डी जो है काउंट काबूर के साथ, ऐसे कहें तो काउंट काबूर से प्रभावित होकर एक सिंपल किसान की जीवन व्यतीत करने लगता है और अपना जीता हुआ प्रदेश विक्टर एमेनुअल को सौंप देता है। लेकिन मैं मित्र विक्टर एमेनुअल के बारे में भी बताया था, विक्टर एमेनुअल भी एक राष्ट्रवादी नेता होता है जो चाहता है कि हाँ, संपूर्ण इटली का एकीकरण उसके नेतृत्व में होना ही चाहिए। लेकिन मित्र, बस रोम वाला जो पार्ट्स है वही इटली में नहीं मिला रहता है। तब तक एक और सन आता है, ऐसे कहें तो कहानी में ट्विस्ट एक बार फिर आती है। वह सन होता है 1870 से 71। इसमें प्रसा और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है। हम चाहेंगे मित्र आप अपने बुक में जरूर पढ़ेंगे। फरसा और फ्रांस में जब युद्ध होता है तो फ्रांस का जो मतलब कहें कि जो संरक्षण था, जो पोप को मिल रहा था, जो रोम को मिल रहा था, अब मिलना बंद हो जाता है, और इस तत्कालिक घटना का जो है लाभ उठाता है विक्टर इमैनुअल, और विक्टर इमैनुअल रोम पर आक्रमण कर देता है, जिसका परिणाम मित्र यह होता है ना कि यह पोप अपने आप को वेटिकन के किले में बंद कर लेते हैं, जो बाद में वेटिकन सिटी, अभी एक छोटा सा देश है, हम चाहेंगे कि मैप पर आप जरूर देखेंगे, यह बनता है। हाँ, तत्कालिक पोप इस वर्तमान चीज को मानते नहीं है, क्योंकि विक्टर एमेनुअल रोम को पूरे इटली की राजधानी घोषित कर देता है। तो जल्दी जो है यह जो वेटिकन किले में जो बंद किए होते हैं पोप, यह तत्कालिक परिस्थिति को मानते नहीं है। लेकिन बाद में मित्र जो है मुसोलिनी इस मैटर को सुलझा देता है और वेटिकन सिटी को एक अलग देश घोषित कर देता है, जो मित्र हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1870 से 71 में विक्टर एमेनुअल जो है संपूर्ण इटली का एकीकरण अपने नेतृत्व में कर देता है। और मित्र यही बात होता है कि संपूर्ण इटली का एकीकरण जो है वो मेजनी के प्रयास से, गैरीबाल्डी के प्रयास से, और काउंट काबूर के प्रयास और विक्टर एमेनुअल जैसे शासक के प्रयास से संभव हो जाता है। तो इस प्रकार हम उपयुक्त बातों के माध्यम से हम यह कहना चाहेंगे ना मित्र कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का, काउंट काबूर का, विक्टर एमेनुअल का और मेजनी का वही योगदान रहता है, जैसा कि भारत के एकीकरण में ऐसे कहें तो भारत के राष्ट्रवाद में जो स्थान गांधी जी का, चंद्रशेखर आजाद का, खुद्दीराम बोस का, भगत सिंह का होता है। तो मित्र मैं आशा करता हूं कि मैं आपको या अच्छा तरीका से समझा पाया कि
इटली का एकीकरण किस तरह हुआ। फिर से यदि सारी बात को यदि हम संक्षिप्त में कहना चाहें तो सबसे पहले 1830 के क्रांति से ओत-पोत होकर के मेजनी इटली को एक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह असफल होता है। लेकिन उसे असफल हम नहीं कह सकते, क्योंकि वह तरह तरह का संगठन का निर्माण करता है। बाद में इसके कार्य को जो है काउंट काबूर आगे बढ़ाता है, और काउंट काबूर को जो श्रेय मिल रहा होता है वो विक्टर एमानुएल से मिल रहा होता है, और कुछ काम जो है जो मेजनी सपना देखा रहता है उसे काउंट काबूर पूरा करता है, और आगे का जो पड़ाव होता है वह गैरिबाल्डी पूरा करता है। एक महान साहित्यकार होते हैं मित्र, मैं उनका नाम तो मिस कर रहा हूँ, वह बोलते हैं कि यदि पूरे इटली को एक शरीर के रूप में माना जाए तो काउंट काबूर जो है वह मस्तिष्क का काम करता है, विक्टर एमानुएल जो है वह दिमाग का काम करता है, और ये क्या बोलते हैं मेजनी जो है पूरे शरीर का काम करता है। इस तरह की बातचीत करता है। तो मित्र मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि इटली का एकीकरण क्या था, कितने संघर्ष के बाद इटली को एक किया गया। नेक्स्ट लेक्चर में मित्र हम जर्मनी के एकीकरण पर प्रकाश डालेंगे। हाँ, यही से मैं मेंशन नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, ऐसे कहें तो मित्र कुछ कमियां थी, जैसे मार्कर मैं मिस कर गया था। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं इसका नोट्स जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके बाय, थैंक्स।